हेलो। आ गए हैं अपनी क्लास में और विचार करेंगे पाठ्य पुस्तक के अनुसार। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के अनुसार हम लोग विचार करेंगे और कुछ परिभाषाएं बनाएंगे अपनी। इससे पहले की क्लास में हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि भौतिक जगत क्या है। इसका एक प्रस्तावना वीडियो मैंने बताया आपको, और मैंने ये जानकारी दी आपको उस वीडियो में कि भाई जो द्रव्यमान है या जो जड़त्व है उसके अनुसार न्यूटन के नियम आए थे और उसी से चीज़ें फिर चलने लगी। तो यहाँ पर पहला तथ्य और पहला बिंदु आता है हमारा, एनसीईआरटी के मुताबिक बात करें पाठ्य पुस्तक के एक और यहाँ है भौतिकी क्या है। ये मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ी सी बात की थी आपसे, भौतिकी क्या है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिकी क्या है। हालांकि इसकी मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको पिछली क्लास में दे दी है। एनसीईआरटी क्या कह रही है जरा देखिए। मानव की सदैव अपने चारों ओर फैले विश्व के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है। यानी मानव अपने चारों ओर फैले हुए दुनिया के बारे में जानना चाहता है, ये पहले से ही रहा है। अनादिकाल से ही रात्रि के आकाश में चमकने वाले खगोलीय पिंड उसे सम्मोहित करते रहे। दिन रात की सतत पुनरावृत्ति, ऋतुओं के वार्षिक चक्र, ग्रहण, ज्वार भाटे, ज्वालामुखी, इंद्रधनुष सदैव ही उसके कौतूहल के स्रोत रहे हैं। संसार में पदार्थों के आश्चर्यचकित करने वाले प्रकार तथा जीवन एवं व्यवहार में विस्मयकारी विभिन्नताएं हैं। प्रकृति के ऐसे आश्चर्यों एवं विस्मयों के प्रति मानव की कल्पनाशीलता एवं अन्वेषी मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता रहा है। सामान्य बात है, यहाँ तक तो सामान्य बात है कि भाई मनुष्य जो है, मानव जो है बाकी प्राणियों से भिन्न है। मनुष्य बाकी प्राणियों से भिन्न है। प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उनसे मनुष्य भिन्न है। मनुष्य जानने की कोशिश करता रहा। मनुष्य के मन में जानने की इच्छा होती है। ठीक, अब प्राकृतिक घटनाओं में अर्थपूर्ण पैटर्न तथा संबंध खोजे हैं तथा प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया कर सकने के लिए नए औजारों को बनाया तथा उनका उपयोग किया है। कालांतर में मानव ने इन्हीं प्रयासों से आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया है। यहाँ पर एक बात आई कि भाई मनुष्य ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को समझा और कुछ औजार बनाए, कुछ चीज़ें बनाई। ठीक, जो परिवर्तनों से प्रतिक्रिया कर सकें। परिवर्तनों से प्रतिक्रिया करने का मतलब हो गया कि भाई मकान मजबूत बना लिया तो हवा से बचेगा, बरसात से बचेगा, है ना। अगर मकान कमज़ोर होगा तो हवा में बरसात में गिरेगा। तो प्रकृति में हो रहे परिवर्तन या प्रकृति में होने वाले वह परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए नुकसानदायक होते थे, उनसे बचने के लिए मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए प्रकृति में प्रतिक्रिया करने वाले औजार बनाए, सामान बनाए। ठीक, ये बात यहाँ तक हुई है। ठीक, और उसके बाद अपनी ज़रूरतों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रशस्त मतलब निर्माण किया। नहीं, फैक्ट्री लगाई, इंडस्ट्री लगाई, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाई, ये सब चीज़ें जो है, यानी मनुष्य ने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से अपनी रक्षा की या रक्षा करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें बनाई और अपनी ज़रूरतों के लिए कुछ चीज़ें तैयार की। जैसे मान लीजिए आप कैमरे में वीडियो देख रहे हैं, आप टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर दुरुपयोग नहीं करते, देखिए सुविधा की चीज़ें हैं। मान लीजिए आप लगे पड़े हैं मज़े लेने में और समय बर्बाद किए जा रहे हैं तो वो अलग बात है। देखिए विज्ञान का प्रभाव उतना नहीं है जितना दुष्प्रभाव है। विज्ञान का दुष्प्रभाव बहुत होता है। विज्ञान से बर्बादी बहुत होती है, बच्चे बहुत बिगड़ते हैं विज्ञान से। क्यों? क्योंकि मोबाइल आया तो मोबाइल चला रहे हैं पूरा दिन। मोबाइल इसलिए थोड़ी है कि पूरे दिन चला रहे हैं, पूरे दिन फेसबुक पे घूम रहे हैं, पूरा दिन यूट्यूब पे घूम रहे हैं। तो विज्ञान का मतलब ये है, बनाने वाले ने ये सोच के नहीं बनाया विज्ञान, या बनाने वालों ने मेहनत इसलिए नहीं की कि इससे बर्बादी हो, इसलिए कि मानव जीवन में कुछ सुविधाएं हों। अब जैसे मान लो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो से पढ़ रहे हैं आप, तो मेरी क्लास में तो आप हैं नहीं, लेकिन वीडियो क्लास में तो हैं, तो मेरी क्लास में हैं आप। अगर हम देखें तो मेरी क्लास में तो हैं, लेकिन मेरे कमरे में तो नहीं बैठे आप, अपने कमरे में बैठे हुए हैं। तो ये क्या है? ये खोज, ये मेहनत है जो यहाँ तक पहुँची है। ठीक, किसी के दिमाग में अचानक नहीं आ जाता ये बन गया, वो बन गया, एड़ा बड़ा। कुछ चीज़ें अचानक भी आती हैं, लेकिन बनती चीज़ें अचानक नहीं है। बनाने में फिर बहुत सारे प्रयोग करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं। हवाई जहाज़ को या जहाज़ को उड़ाने में आप जानते हैं खोज करी कितने लोगों ने, कितने लोग मर गए उसमें। तो इतना आसान नहीं है
खैर, अब आया अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस का उद्भव लेटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुआ है। यानी लेटिन भाषा का एक शब्द है सिंटिया, जिसे हम साइंस कह रहे हैं, उससे हुआ है। अब सिंटिया क्या है? SCIENTIA, ये लेटिन का शब्द है सिंटिया, इसी से बना SCIENCE, है ना, ये है, ठीक, सिंटिया से बना, जिसका मतलब है जानना। साइंस या सिंटिया का मतलब है जानना, जानना, यानी विज्ञान का मतलब है जानना, ठीक। जो जाना गया प्रयोगों के आधार पर सत्य पाया गया, उसको परिभाषित कर दिया गया, वो समाज के सामने आ गया। पता नहीं ऐसे कितने प्रयोग हुए होंगे जिनमें कुछ चीज़ें जानने में ठीक से नहीं आई, वो नहीं आए सामने, ठीक। चलिए, संस्कृत भाषा का शब्द विज्ञान तथा अरबी भाषा का शब्द इल्म भी यही अर्थ व्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है ज्ञान। संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञान, जो विज्ञान आप पढ़ते हैं ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, और उर्दू का शब्द है इल्म, यानी जानना, ज्ञान की बात करना। विस्तृत रूप से विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी की मानव जाति, विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना इंसान, ठीक। मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया तथा संसार के अन्य देशों की प्राचीन सभ्यताओं ने विज्ञान की प्रगति में अत्यावश्यक योगदान दिया है। यानी विज्ञान की प्रगति में कहाँ कहाँ के लोगों ने जो है योगदान दिया है, उसमें क्या है? मिस्र, भारत, चीन, यूनान, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यताएं आपने पढ़ी होंगी पहले, वो जो है पढ़ते होंगे आप। 20वीं शताब्दी के मध्य तक विज्ञान वास्तविक रूप में एक महान द्रुत कार्य बन गया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अनेक सभ्यताओं एवं देशों ने अपना योगदान दिया। कह रहा है ये 20वीं शताब्दी, 19वीं चल रही है, ये 20वीं शताब्दी जो आप कह रहे हैं 1900 जो है ये 2000 पहुंच गया, अब ये 1900 वाली जो कहानी है इसकी बात हो रही है, यानी पिछले 100 सालों की बात हो रही है। सभी देशों ने और सभी लोगों ने योगदान दिया। विज्ञान क्या है, यह तथाकथित वैज्ञानिक विधि क्या होती है एवं तथाकथित वैज्ञानिक विधि क्या होती है? विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए जाने वाले सुव्यवस्थित प्रयास हैं। अब ये विज्ञान क्या है? ठीक, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को, अब हम लिखेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान की बात अगर करें, देखिए यहाँ लिखेंगे विज्ञान क्या है। ठीक, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखिए क्या, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत, यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए गहनता से समझने के लिए किए जाने वाला सुव्यवस्थित प्रयास है। ये है विज्ञान की परिभाषा, यानी विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं को जानने का एक प्रयास है। वैज्ञानिक जो है वो क्या है, जो प्राकृतिक परिघटनाओं को जानने की कोशिश करता है। विज्ञान है प्राकृतिक परिघटनाओं को जानने का प्रयास है। ठीक, सुव्यवस्थित प्रयास है। सुव्यवस्थित का मतलब जिसमें खतरा ना हो, जो एक व्यवस्था के तहत हो। प्राकृतिक परिघटनाओं को गलत तरीके से जानने का प्रयास विज्ञान नहीं है। अब कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि वह जानना चाहता है कि बिजली क्या है,
तो वह बिजली का तार पकड़ ले। समझ रहे होंगे मेरी बात आप, कि कोई व्यक्ति अगर ये जानना चाहता है कि बिजली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या होता है, तो वह करंट का तार पकड़ ले। ये सुव्यवस्थित प्रयास नहीं है करंट को जानने का, ये प्रयास है मरने का। आप समझ रहे हैं, मरने का है और मरेगा, क्योंकि करंट लगेगा तो बचना मुश्किल है। तो सुव्यवस्थित प्रयास यानी ऐसा प्रयास जो व्यवस्था के तहत हो, जिसमें खतरा ना हो। ठीक, चलिए ये हो गया विज्ञान क्या है। अब यहाँ पे बात चल रही है भौतिकी क्या है। अब भौतिकी पे पहुंचेंगे धीरे धीरे, जिसमें इस प्रकार अर्जित ज्ञान का उपयोग परिघटनाओं के भविष्य कथन, संशोधन एवं नियंत्रण के लिए किया जाता है। यानी जो परिघटनाएं हैं उनके भविष्य कथन, यानी भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे कि मौसम की जानकारी, मौसम विभाग की जानकारी, भाई भविष्य में क्या होने वाला है ना। और संशोधन यानी ठीक किया जाए, नियंत्रित किया जाए। कुछ चीज़ों को अगर नियंत्रित किया जा सकता है तो वैज्ञानिक जानकारियों के आधार पर उन्हें नियंत्रित कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए कहीं तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को बता दिया जाए कि भाई ऐसा हो सकता है, आप सुरक्षित हो जाएं, है ना। जो कुछ भी हम अपने चारों ओर देखते हैं उसी के आधार पर अन्वेषण करना, जो भी हम देखते हैं उसके आधार पर प्रयोग करना तथा भविष्यवाणी करना विज्ञान है। यानी प्रयोग करना और जानकारी बता देना, जो भी हम देखते हैं उसकी भविष्यवाणी अगर कर सकते हैं, करना सही जानकारियों के आधार पर, ये विज्ञान है। कपोल कल्पित भविष्यवाणी करना, तेरा शनि खराब है, तेरा मंगल खराब है, तेरा ये ग्रह खराब है, यानी वाणी वाणी, ये सब विज्ञान नहीं है, ये मूर्खता है। ठीक, चलिए संसार के बारे में सीखने की जिज्ञासा, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना विज्ञान की खोज की ओर पहला चरण है। वैज्ञानिक विधि में बहुत से अंतर संबंध, पद, व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना, गणितीय प्रतिरूपण, भविष्य कथन, सिद्धांतों का सत्यापन तथा अन्यथाकरण सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ हमें इन शब्दों पर बात करनी पड़ेगी। विज्ञान में ये चीज़ें शामिल होती हैं, वैज्ञानिक विधि में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, हमें इस पर एक एक करके बात करनी पड़ेगी। देखिए, क्योंकि इस चैप्टर का समझने का मतलब है कि भाई हम विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी जानकारी हम लेना चाहते हैं। तो एक एक करके मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि में अंतर संबंध पद, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वैज्ञानिक विधि। ये चैप्टर बहुत अच्छा है और मैंने बता दिया कि टेंशन नहीं है, पेपर में नहीं आता, ये ज़्यादा आता ही नहीं, ज़्यादा क्या मतलब। और इसमें कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, बड़े मज़े का चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक विधि, अंतर संबंध पद। अंतर संबंध पद, ये पहली चीज है। दूसरे में है व्यवस्थित प्रेक्षण। व्यवस्थित प्रेक्षण, तीसरी बात जो बताई है नियंत्रित प्रयोग। चौथी बात है गुणात्मक तथा मात्रात्मक विवेचना। गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना। गणितीय प्रतिरूपण। भविष्य कथन। सिद्धांतों का सत्यापन।
अथवा अन्यथाकरण सम्मिलित, अन्यथाकरण सम्मिलित होते हैं। निराधार कल्पना तथा अनुमान लगाने का भी विज्ञान में स्थान है। निराधार कल्पना या अनुमान, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, नंबर 9 पे कल्पना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ कल्पना करने के आधार पर प्रयोग कर दिया जाए ये नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम एक एक बात पर विचार करते हैं कि भाई वैज्ञानिक जो विधि है उसमें सारी की सारी चीज़ें, उसमें 9 ऐसे पद हैं जो हमें विचार करने होंगे। देखिए ये क्या है, अंतर संबंध पद, यानी जो घटनाएं हो रही हैं जिनके बारे में हम गणनाएं करना चाहते हैं प्रकृति में, उनमें जो संबंध है उसको पहले बताना होगा, उसको पहले समझना होगा। ठीक, 2 घटनाएं हो रही हैं, उनमें क्या संबंध है इसके बारे में हमें समझना होगा, ये पहली बात है। ठीक, दूसरी बात, व्यवस्थित प्रेक्षण, व्यवस्था करनी पड़ेगी, प्रेक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी उसमें खतरा ना हो, जान का खतरा ना हो, समाज को कोई खतरा ना हो। अब मान लीजिए प्रेक्षण कर रहे हैं, बम का प्रेक्षण कर रहे हैं और बम का प्रेक्षण कर दिया हमने वहाँ उस जगह पे जहाँ लोग रहते हैं, तो ये व्यवस्थित प्रेक्षण नहीं है, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रेक्षण कोई भी होगा वो व्यवस्थित होगा, जिसमें नुकसान ना हो, किसी का भी नुकसान ना हो प्रकृति में, ना इंसानों का नुकसान हो ना जानवरों का नुकसान हो। ठीक, तो व्यवस्थित प्रेक्षण, नियंत्रित प्रयोग, कह रहे प्रयोग नियंत्रित होना चाहिए। प्रयोग में प्रयोग करे जा रहे हैं, प्रकृति में नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि प्रयोग करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रयोगों में खर्च होती हैं, तो प्रयोग नियंत्रित होना चाहिए। प्रयोग से पहले ये पक्का कर लिया जाए कि यार इसका कोई परिणाम हो भी सकता है कि नहीं हो रहा है, फालतू में ही प्रयोग किए जा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है और खर्चा होता जा रहा है, प्रकृति की वस्तुएं उस प्रयोगों में नष्ट होती जा रही हैं। तो नियंत्रित होना चाहिए प्रयोग, प्रयोग नियंत्रित हों, कितने प्रयोग होने हैं, क्या बनना है। ठीक, ये हो गई नियंत्रित प्रयोग। गुणात्मक मात्रात्मक विवेचना, यानी जो गुण है, जिन गुणों के आधार पर आप खोज करना चाह रहे हैं, किसी प्रकृति के अंदर किसी परिवर्तन की खोज करना चाह रहे हैं, उसके गुणों पर और मात्रा पर, वो चीज़ कितनी मात्रा में है, ठीक, दोनों पर विवेचना होनी चाहिए, यानी विचार विमर्श होना चाहिए। अपने आप करें, आप अकेले बैठ के करें, अपने आप से करें, आप लिख के करें, दूसरे लोगों से करें, लेकिन सोच समझकर विवेचना करने के बाद ही जो है उसे करना चाहिए। ये वैज्ञानिक विधि का बहुत ही बढ़िया और मुख्य बिंदु है। गुणात्मक और मात्रात्मक विवेचना सबसे पहले अनिवार्य है। अब गणितीय प्रतिरूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़। गणितीय प्रतिरूप यानी या प्रतिरूपण, यानी गणित के तरीके से देख लिया जाए कि इसके परिणाम क्या होंगे, या इसमें कितना खर्चा होगा, या इसमें कितना समय लगेगा। कोई भी वैज्ञानिक विधि में कोई भी प्रयोग करना चाहते हैं तो उसका गणितीय प्रतिरूपण अवश्य होना चाहिए। हम एस्टिमेट कर लें, हम जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें, भाग कर लें, या कोई और ऐसा समीकरण बना लें जिसके आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके आधार पर हमें अनुमान हो जाए। ठीक, तो गणितीय रूपण पहले, यानी मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मैथमेटिकल थ्योरी है, वो पहले तैयार हो जाए इसकी। ठीक, भविष्य कथन, एक प्रयोग से होने वाले जो खतरे हैं, किसी प्रयोग से भविष्य में क्या खतरा हो सकता है। मान लीजिए आज एक प्रयोग कर दिया जाए जिससे हवाओं में बदबू फैल जाए और साल 2 साल बाद लोगों को बीमारियां होने लगें, इसका मतलब हो जाता है कि भविष्य कथन भी अनिवार्य है, यानी ऐसा प्रयोग न किया जाए जिससे भविष्य में समाज को, लोगों को कोई नुकसान हो सके। ठीक, तो यानी भविष्य कथन, भविष्य कथन में नुकसान से बचना है, और भविष्य कथन में ये भी बताना है कि फ़ायदा क्या होगा। भविष्य कथन में फ़ायदा क्या होगा ये बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ हम बना रहे हैं, इससे भविष्य में ये फ़ायदा होगा। तो भविष्य कथन में दोनों बातें हैं, एक उसका नुकसान बताना है, एक उसका फ़ायदा बताना है। ये भविष्य कथन में दोनों बातें हैं। सिद्धांतों का सत्यापन, जिन सिद्धांतों के आधार पर वह प्रयोग किया जाना है, प्रकृति में खोज होनी है, उनका सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन यानी वो सही होने चाहिए, प्रकृति के नियमों के आधार पर, ठीक है, यह विधि होनी चाहिए। अपनी तरफ से कुछ सोच के कुछ का कुछ कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अन्यथाकरण या कल्पना, यानी अन्यथाकरण से मतलब ये है, ये नहीं है तो अन्यथा ये कर लो, उसकी भी संभावना है वैज्ञानिक विधि में कि भाई इस तरीके से नहीं हो रहा है तो इस तरीके से कर लो, यानी अन्यथाकरण है। और कल्पना है,
कि कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कल्पना के आधार पर वैज्ञानिक विधि नहीं है। वैज्ञानिक विधि के ये 9 चरण हैं जिनमें कल्पना है, लेकिन उसका इतना महत्व नहीं। 8 चीज़ें हैं कुल मिला के। तो वैज्ञानिक विधि में कितनी बातें सम्मिलित की गई हैं? मूल रूप से 8 बातें सम्मिलित की गई हैं। ये है वैज्ञानिक विधि। जो विज्ञान यानी जो जानने की प्रक्रिया है, जो विज्ञान है, उसकी ये विधि है। बात समझ रहे हैं? बात चल रही है कहाँ? भौतिकी क्या है, इसमें हम बात कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद वैज्ञानिक सिद्धांत को स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए उसे प्रासंगिक परीक्षणों अथवा प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। विज्ञान की प्रकृति तथा विधियों के बारे में काफ़ी दार्शनिक विवाद हैं। दार्शनिक विवाद बहुत है विज्ञान के बारे में, जिनके विषय में यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहीं है। ठीक, सिद्धांत तथा परीक्षण, प्रयोग या पारस्परिक प्रभाव विज्ञान की प्रकृति के मूल आधार हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 तरह के जो है सिद्धांत यहाँ पे आएंगे, उनकी हम बात करेंगे। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है तथा वैज्ञानिकों में कोई निर्विवाद विशेषज्ञ और सत्ता नहीं है। विवाद रहता है, कोई अंतिम नहीं है, खोज होती रहती है, नया आता रहता है। ठीक, जैसे जैसे परीक्षणों के विस्तृत विवरण या परिशुद्धता में संशोधन होते जाते हैं अथवा प्रयोगों द्वारा नए परिणाम प्राप्त होते जाते हैं, वैसे ही आवश्यक हो तो उन संशोधनों को सन्निविष्ट करके सिद्धांतों में उनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। यानी ये माने कोई पुराना वैज्ञानिक कह रहा जो मेरी बात सही है, नए वैज्ञानिक ने कहा भाई ये तो ऐसे होता है, मान लीजिए। अब जैसे आइंस्टाइन ने बहुत सारे वैज्ञानिकों की धारणाओं को बदल दिया था, और उस समय आइंस्टाइन की बात लोगों ने मानी भी नहीं थी, बाद में मानना पड़ा क्योंकि बात सही थी आइंस्टाइन की। तो इसका मतलब ये होता है कि माननी चाहिए। अगर कोई नया वैज्ञानिक आया, उसने नई खोज की, पुराना वैज्ञानिक पकड़ के बैठ जाए कि नहीं यार मुझे तो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है तो यही मेरी खोज है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक, अब कभी कभी ये संशोधन प्रबल न होकर सुप्रचलित सिद्धांतों के ढांचे में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जोहान्स केपलर 1571 से 1630 के बीच में टोहो ब्राहा ने ग्रह गति के संबंधित संग्रहित किए गए विस्तृत आंकड़ों का परीक्षण किया, तो निकोलस कोपरनिकस द्वारा कल्पित सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसके अनुसार सूर्य सौर परिवार के केंद्र पर स्थित है, कि वृत्ताकार कक्षाओं में दीर्घवृत्तीय कक्षाओं के द्वारा प्रतिस्थापित करना पड़ा। ताकि देखिए यहाँ पे बात आ गई कि पहले एक सिद्धांत था कोपरनिकस ग्रह गति के बारे में। कोपरनिकस ने ये कहा था कि जो ग्रह घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ वो वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं, जबकि केपलर ने कह दिया कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। तो उन्होंने अपना परिवर्तन करना पड़ा, यानी उन्होंने अपने नियम को बदल दिया, उसको बदलना पड़ा या वो बदल गया, जो भी है। यदा कदा सुप्रचलित सिद्धांत नए प्रेक्षणों का स्पष्टीकरण करने में असमर्थ होते हैं, यह प्रेक्षण ही विज्ञान में महान क्रांति का कारण बनते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यह अनुभव किया गया कि उस समय का सर्वाधिक सफल न्यूटनी यांत्रिक सिद्धांत प्रमाणीय परिघटनाओं के कुछ मूल विशिष्ट लक्षणों की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसी प्रकार उस समय तक मान्य प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने में असफल रहा। यानी प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव है, उसको प्रकाश का तरंग सिद्धांत स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक, इसे परमाणुओं तथा आणविक परिघटनाओं पर विचार करने के लिए मूलतः नए सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, नया सिद्धांत जो है विज्ञान का, के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जिस प्रकार कोई नया प्रयोग किसी वैकल्पिक सैद्धांतिक निर्दिष्ट मॉडल को प्रस्तावित कर सकता है, ठीक उसी प्रकार किसी सिद्धांत प्रगति से यह भी सुझाव मिल सकता है कि कुछ प्रयोगों में क्या परीक्षण किए जाने हैं। भाई कोई इनसे प्रयोग करने हैं, क्या परीक्षण किए जाने हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 से 1937 द्वारा 1911 में स्वर्ण पर्णिका पर किए गए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम ने परमाणुओं के नाभि के मॉडल को स्थापित किया, जो फिर बोहर ने
1913 में प्रतिपादित कर दिया। हाइड्रोजन के परमाणु का सिद्धांत जो है निल्स बोर ने लागू कर दिया, 1913 में इन्होंने बता दिया था। इससे पहले प्लांक का एक नियम आया था। प्लांक ने फोटोन को, प्रकाश ऊर्जा को के टुकड़े को परिभाषित कर दिया था। निल्स बोर ने इसी फोटोन को परमाणु के अंदर डालकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दिया था। तो कुल मिला के परमाणु में क्रांति 1913, निल्स बोर। ठीक। अब आया 1902 से 1984 द्वारा वर्ष 1930 में सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप से प्रतिकण की संकल्पना प्रतिपादित की गई, जिसे 2 वर्ष पश्चात कॉल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन या प्रति इलेक्ट्रॉन की प्रायोगिक खोज द्वारा प्रमाणित कर दिया। यानी हर कण का प्रतिकण है, तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन एक प्रतिकण है। प्रतिकण से इससे यहाँ पर ये 1984, 1902 से 1930 में ये साबित हो गया था। तो 1930 में ये बात पता चल गई थी कि जो प्रकाश है, जो प्रकाश बनता है वो 2 कणों से मिलकर बनता है और उन दोनों कणों का विलोपन हो जाता है। एक कण होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जिसे कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये पहले क्लास में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से कैसे प्रकाश बनता है। आवेश का विलोपन हो जाता है, द्रव्यमान का विलोपन हो जाता है। प्रकाश का द्रव्यमान हम जानते नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है हमारे पास, और प्रकाश में आवेश होता नहीं है, उसकी भी जानकारी नहीं आती हमारे पास। खैर, ये बात साबित हो गई 1930 में। प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का एक मूल विषय भौतिकी है। इस श्रेणी में अन्य विषय जैसे रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान भी सम्मिलित हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के एक शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है प्रकृति। भौतिकी का मतलब है प्रकृति यानी नेचर। ठीक। इसका तुल्य संस्कृत शब्द भौतिकी है, जिसका उपयोग भौतिक जगत के अध्ययन में संबंधित है। इस विषय की यथार्थ परिभाषा देना न तो संभव है और ना ही आवश्यक। ना तो पूरी तरह हम बता सकते भाई क्या 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 है भौतिक विज्ञान को। अगर मतलब मैंने कहा भाई जड़त्व यानी द्रव्यमान को हटा लें, द्रव्यमान को हटा लें तो पता नहीं कितना कितना भौतिक है, तो पूरी जानकारी भौतिक के बारे में हम नहीं दे सकते। ठीक। मोटी मोटी जानकारी दे सकते हैं, जिस पे न्यूटन के नियम लागू होते हैं, ऊर्जाएं होती हैं, बल होते हैं, द्रव्यमान होता है। जैसे कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि भाई जड़त्व जिसका परिभाषित होता है, प्रकृति का वह रूप जिसका जड़त्व परिभाषित हो जाता है, जिसमें द्रव्यमान या सहनति परिभाषित हो जाती है, या हम उसका द्रव्यमान निकाल पाते हैं, वो भौतिकी में आ जाता है। तो ये सामान्य सी जानकारी हम दे सकते हैं, पूरी तरह हम नहीं बता सकते कि भौतिकी क्या है। ठीक। मोटे तौर पर हम भौतिकी का वर्णन प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं। अगले अनुभाग में भौतिकी के कार्यक्षेत्र विस्तार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यहाँ हम भौतिकी के 2 प्रमुख विचारों एकीकरण तथा न्यूटनीकरण पर टिप्पणी करेंगे। भौतिकी के अंतर्गत हम विभिन्न भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों तथा परिस्थितियों में भौतिक जगत की कुछ सार्वत्रिक नियमों की अभिव्यक्ति के रूप में देखने का प्रयास है। उदाहरण के लिए समान गुरुत्वाकर्षण का नियम जिसे न्यूटन ने प्रतिपादित किया, पृथ्वी पर किसी सेब का गिरना, पृथ्वी के प्रति चंद्रमा की गति, और उसके बाद इस प्रकार विद्युत चुंबकत्व के मूलभूत नियम मैक्सवेल के समीकरण हैं। मतलब कौन कौन से नियम हैं, हम उन नियमों को, न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम हैं, न्यूटन गति के नियम हैं, केपलर के नियम हैं, मैक्सवेल के नियम हैं, एम्पियर के, जो भी मूलभूत नियम हैं भौतिक के अंदर, हम उन्हीं नियमों के दायरे में रहकर कह देंगे कि भाई ये भौतिकी है। अन्यथा भौतिकी की कोई पूरी परिभाषा नहीं है। तो पहला दायरा हमारा क्या था कि भाई हमने कहा जिसमें द्रव्यमान है वो भौतिकी में द्रव्यमान का जो प्रभाव है, जड़त्व का जो प्रभाव है, जो न्यूटन के नियम लगते हैं जिस पे कह रहा जी वो भौतिकी है। ये बात बेसिक है बिल्कुल, क्योंकि न्यूटन के बाद ही ये परिभाषा बनी। जबकि हिंदुस्तान में या भारत में संस्कृत के अंदर प्राचीन शास्त्रों में भौतिक जगत बहुत पहले से है। शास्त्रों में मूलतः क्या क्या जगत है? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, आत्मिक जगत, अधिभौतिक जगत। ठीक। भौतिक जगत यानी स्थूल शरीर, ये जो शरीर है ये भौतिक जगत। जो हम सोचते हैं, दिमाग करते हैं, हम हंसते हैं, रोते हैं, हमारी भावनाएं, हमें दुख होता है, हमें सुख होता है, हमें आता है मज़ा आता है, दुख होता है, ये सब ठीक, ये कहाँ पहुँचता है? अधिभौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत यानी सूक्ष्म जगत। आध्यात्मिक जगत में हम क्या करते हैं? आत्मा परमात्मा कौन है, ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। आध्यात्मिक जगत। आत्मिक जगत, आत्मा का जगत कौन सा है? तो कुल मिला के भौतिक जगत वो है जो स्थूल शरीर से संबंधित जगत है। स्थूल शरीर यानी शरीर से संबंधित जो जगत है
वो है भौतिक जगत है। अब अगर कोई व्यक्ति कितनी घटना उसके जीवन में हो जाए, वह कितना दुखी होगा, हम ये नहीं कह सकते। मान लीजिए किसी व्यक्ति को थोड़ी सी चोट लग जाए, दो व्यक्तियों को थोड़ी थोड़ी चोट लग जाए, एक व्यक्ति को दुख ज़्यादा होगा, एक व्यक्ति को दुख कम होगा, दोनों के दुख में फ़र्क होगा। तो कितना दुख किसको हुआ ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ये तो पता है कि फिजिकली यानी भौतिक जगत में दोनों के पास, दोनों व्यक्ति हैं, दोनों के पास दो शरीर हैं, लेकिन किस शरीर में कितना दुख वो अनुभव करेगा। तो अनुभव करना, मानसिक संवेदनाओं का होना, भावनाओं का होना, इच्छाओं का होना, ये सब भौतिक जगत के बाहर है। भौतिक जगत है स्थूल शरीर से संबंधित नियमों को बताना, उन्हें समझना, बस। ठीक। अब स्थूल शरीर से संबंधित नियम क्या है? बल लगेगा, ऊर्जाएं होंगी, स्थिर ऊर्जाएं होंगी, ये सब भौतिक जगत में आता है। इसके अलावा भौतिक जगत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत फैला हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो भौतिक जगत की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। ठीक। चलिए अगली क्लास में बात करेंगे भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।